नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। ट्विटर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नजर करते हैं आगे की ट्वीट पर। आज गांधीनगर में मेयर के समारोह में वर्चुअली जुड़े थे नरेंद्र मोदी और उन्होंने कहा कि जब जीवन को आसान बनाना हो तो ईज ऑफ लिविंग सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, फिर सार्थक परिणाम जरूर मिलते हैं। जब विकास मानव केंद्रित होता है, जब जीवन को आसान बनाना, ईज ऑफ लिविंग सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, तो सार्थक परिणाम जरूर मिलते हैं। आप सभी इस समय गुजरात में हैं। मैंने भी वहां कई वर्षों तक वहां की जनता की सेवा करने का मुझे मौका मिला। वहां पर मुझे एमएलए बनने का मौका मिला। बाद में लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री का भी काम दिया। और जब मेरा लंबा कालखंड गुजरात में गया है और आप सब आज गुजरात में हैं, तो मैं स्वाभाविक कुछ बातें जो उदाहरण दूंगा उसमें थोड़ी गुजरात की चर्चा रहेगी। अब जैसे अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो गुजरात ही था जिसने बीआरटी जैसा प्रयोग सबसे पहले प्रारंभ किया था। आज देश के शहरों में ऐप बेस्ड कैब्स, यानी आप ऐप के द्वारा टैक्सी मंगवाते हैं, तुरंत मिल जाती है। ये बात आज हिंदुस्तान के में कॉमन हो गई है, लेकिन गुजरात में बहुत साल पहले इनोवेटिव रिक्शा सर्विस जी ऑटोज की शुरुआत हुई थी। और इनोवेशन किसी और ने नहीं, बल्कि हमारे ऑटो ड्राइवर्स की टीम ने ही किया था। आज रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की इतनी चर्चा होती है, लेकिन गुजरात में बरसों पहले मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर काम हो रहा है। ये सारे उदाहरण मैं आपको इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि इसमें हमें ये भी संदेश मिलता है कि हमें बहुत आगे की सोचकर काम करना होगा। जेपी नड्डा ने कहा कि सौराष्ट्र संतों की भूमि है। मैं इस भूमि को नमन करता हूं। साथ ही आप सभी को बधाई देता हूं कि जब कोरोना काल में सारे राजनीतिक दल घर में बैठ गए थे, उस समय आप लोगों ने सेवा ही संगठन के माध्यम से करोड़ों लोगों की सेवा की। हम सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, राजनीति करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा पक्ष है, वो है मानवता की सेवा करना। देश को हमने करके दिखाया है। कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लक्ष्य से डिगे नहीं। 9 महीने के अंदर देश को 2 वैक्सीन देकर दुनिया में मिसाल कायम की और आपने डबल डोज और बूस्टर लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार किया। हम चुने हुए प्रतिनिधि बदलाव के वाहक हैं। हमें परिवर्तन लाना है और जनता का विश्वास जीतना है। सबको साथ लेकर चलना है। इसके लिए हम सबको काम करना है। सुप्रिया ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि जब देश में 700 किसानों की शहादत हुई थी, तब पीएम मोदी ने कहा था वे मेरे लिए नहीं मरे हैं, मैं क्या करूं। लेकिन मोदी सरकार को अब जागना पड़ेगा। जब आप पूंजीपति मित्रों का लाखों करोड़ का कर्ज माफ कर सकते हैं, तो किसानों की कर्ज माफी में क्या आपत्ति है। 17 सितंबर को दशरथ लक्ष्मण केदारी जी नाम के एक किसान ने पुणे महाराष्ट्र में आत्महत्या कर ली और आत्महत्या के अपने सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि मोदी जी, आप तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, साहूकार सुनता नहीं है, पैसे मेरे पास है नहीं और आपकी निष्क्रियता के चलते मैं अपनी जान देने को मजबूर हूं। ये पहले किसान नहीं है, शायद ये अंतिम भी नहीं होंगे, लेकिन लगातार किसान आत्महत्या का मामला जो बढ़ता जा रहा है और खास तौर से सरकार की विफलता के कारण उस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वर्ष 2021 में 10,881 किसानों ने आत्महत्या करी। 10,881 किसानों की एक साल में आत्महत्या करने का मतलब है कि 29 किसानों ने रोज आत्महत्या करी। हर घंटे एक से ज्यादा किसान अपनी जान लेने को विवश है।
7 साल का जो डेटा अवेलेबल है 14 से 21 तक का 53,881 किसानों ने आत्महत्या की। और ये सब मोदी सरकार की विफलताओं का कारण है। ये वही सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट में कहती है 50% कॉस्ट पे एमएसपी देना मुमकिन नहीं है, मार्केट बिखर जाएगा। ये वही सरकार है जो राज्यों को धमकाती है एमएसपी के ऊपर खरीद मत करिए। ये वही सरकार है जो डीजल का दाम बढ़ाती है, खेती के उपक्रमों पर जीएसटी लगाती है, खाद और कीटनाशक पर जीएसटी लगाती है, खेती की लागत 25,000 रुपए बढ़ा देती है। ये वही सरकार है जब 700 किसानों की शहादत हुई थी तो मोदी जी ने कहा था मेरे लिए थोड़ी मरे, मैं क्या करूं। लेकिन मोदी सरकार को अब जागना पड़ेगा, आंखों पर बंधी पट्टी को खोलना पड़ेगा, किसानों के कर्जा माफी करनी पड़ेगी, किसानों का बेहतर खेती के उपक्रमों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पूंजीपति मित्रों का आप 12 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं, तो किसानों की कर्जा माफी में क्या आपत्ति है। ये वही सरकार है जिसने काले कानून थोपने की कोशिश करी थी और अब बैकडोर एंट्री से निजी क्षेत्र से अनाज खरीद का प्रबंध कराया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है किसानों की आत्महत्या इस देश की अंतरात्मा के खिलाफ है। मोदी जी को इस पर बोलना पड़ेगा और मोदी जी को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। आपकी निष्क्रियता के चलते एक और किसान ने जान दे दी है और सीधे सीधे द ब्लेम लाइज एट योर डोरस्टेप। आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण सेंटर्स के रूप में शहरों की प्लानिंग पर विशेष फोकस करने की जरूरत है। हम चाहे या न चाहे शहरों पर दबाव बढ़ने वाला है, इसलिए हमारा शहर आर्थिक रूप से कैसे समृद्ध हो, इस सोच के साथ काम करना है। साथियों, आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण सेंटर्स के रूप में शहरों की प्लानिंग पर हमें विशेष फोकस करने की जरूरत है। हम चाहे या न चाहे अर्बनाइजेशन होते ही रहने वाला है, शहरों का पर दबाव बढ़ने वाला है, शहरों की जनसंख्या बढ़ने वाली है, शहरों की जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं और ये भी सच्चाई है कि आर्थिक गतिविधि का केंद्र शहर में बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है और इसलिए हमें, अगर हम मेयर है तो मेरा शहर आर्थिक रूप से समृद्ध हो, मेरा शहर किसी न किसी प्रोडक्ट के लिए जाना जाए, मेरा शहर टूरिज्म के लिए आकर्षण का केंद्र बने, मेरा शहर उसकी एक पहचान बने। इन सारी चीजों में आर्थिक व्यवस्थाएं जुड़ी होती है। आपने देखा होगा इस वर्ष का जो बजट है उसमें अर्बन प्लानिंग पर बहुत अधिक बल दिया गया है। अब यह भी आवश्यक है कि शहरों की प्लानिंग को भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन। राज्य के स्तर पर भी शहरों की प्लानिंग होनी चाहिए, सिर्फ दिल्ली से नहीं हो सकता है। अब मुझे याद है, मैं जब चंडीगढ़ में रहता था तो चंडीगढ़ के नजदीक में पंचकूला बहुत अच्छा डेवलप हुआ, उधर मोहाली अच्छा डेवलप हुआ, हमारे गांधीनगर के बगल में पेथापुर वगैरह बहुत अच्छी तरह से नए डेवलप हो रहे हैं। देश में ऐसे अनेक सैटेलाइट टाउन्स हैं जो बड़े शहर के नजदीक में विकसित होने चाहिए और योजनाबद्ध रूप से सैटेलाइट टाउन को डेवलप करने का काम करना ही चाहिए, तभी शहरों पर दबाव कम होगा। और बीजेपी ने सैटेलाइट टाउन्स को लेकर सचमुच में बेहतरीन काम करने का प्रयास किया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक भारतवासी का वक्तव्य सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि मैं देश के लिए, देश की आम जनता के लिए सड़क पर हूं। मैं 150 दिन चल पाऊं, यही मेरा दृढ़ संकल्प है। पैरों पर छाले भी पड़ेंगे मगर इस सब को हंसते हुए झेलना है। मैं किरण छेत्री, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का रहने वाला, गोरखा कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। 2-2.5 करोड़ गोरखा कम्युनिटी से अकेला यात्री हूँ। देखिए, मैं कांग्रेस आइडियोलॉजी को हमेशा पसंद करता रहा। आज एक देश के लिए, एक आम जनता के लिए सड़क पे हूँ और 150 दिन चल पाऊँ, यही मेरा दृढ़ संकल्प है। छाले तो पड़ेंगे, उसको तो आपको हंसते हुए झेलना है। भगत सिंह अगर बोलते मैं फांसी में क्यों चढ़ूं, मुझे अपनी जिंदगी जीने है, तो आज हम इस खुले हवा में सांस नहीं ले रहे थे। गांधी जी अगर ये सोचते मैं इंग्लैंड में बैठा रहूं या कहीं बड़े से शहर में बैठा रहूं, तो नेहरू जी, गांधी जी, इनको देखते हुए हमारा ये कष्ट कुछ भी नहीं।
मध्य प्रदेश में हम ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं। मैंने सिंगापुर में देखा कि वहां ITI बहुत उन्नत है। ये शब्द है शिवराज सिंह चौहान के। उन्होंने कहा कि वहां हवाई जहाज सुधारने से लेकर सुई बनाने तक के सभी काम होते हैं, इसलिए हमने अपने यहाँ की ITI को विश्व स्तरीय बनाने का संकल्प लिया है। 10 संभागीय केंद्रों पे 10 मॉडल ITI, उनके निर्माण का काम तेजी से जारी है। और बाकी जो ITI थी, मैंने पिछले टर्म में ही ये योजना बनाई कि ITI के अच्छे भवन होने चाहिए, टपरे जैसे भवनों में नहीं चलेगी। और इसलिए एक मुश्त हमने कई बिल्डिंग स्वीकृत की। नए नए ट्रेड कौन कौन से आ सकते हैं जिसपे काम मिल सकता है, हमने वो ट्रेड वहां शुरू करने का काम किया। और आज भी आप ये मत सोचना कि हम यहां रुक जाएंगे। मैं बच्चों को यह विश्वास दिलाता हूं कि जो ट्रेड आवश्यक हैं अलग अलग, वो सारे ट्रेड मध्य प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित आज की आवश्यकता के लिए जो भी आवश्यकता होगी, हम उसमें उसको पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अलग अलग जितने भी ट्रेड हैं जिनमें काम मिलता है बच्चों को, उनको हम पूरा करेंगे। सचमुच में पहले यहाँ तो कई जगह ITI थी नहीं, स्वीकृत थी तो भवन नहीं थे, भवन थे तो खंडहर थे। ट्रेड जो अलग अलग ट्रेड थे उनके ट्रेनर्स नहीं थे, उपकरण उपलब्ध नहीं थे, प्रशिक्षक नहीं थे। लेकिन अब सब कुछ उपलब्ध कराने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे ITI में ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले बच्चे किसी से पीछे ना रहे। मध्य प्रदेश में अपन ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं। मैं सिंगापुर गया था, यशोधरा जी जानती हैं, तो सिंगापुर में मैं देख के आया कि वहां की ITI बहुत उन्नत थी। और वहां हवाई जहाज सुधारने से लेकर सुई बनाने सारे काम होते थे। तो मैंने देखी कि अपनी ITI में हम 3-4 ट्रेड पहले पढ़ाते थे कांग्रेस के जमाने में, 2-3 रहते थे बड़े प्रसिद्ध फिटर, 1-2 और, उसके अलावा कुछ नहीं था। ITI देखो तो टपरे में चल रही है, बिल्कुल पानी गिरे तो छत्ता लगाओ वहां। अब ये 2-3 ट्रेड में अगर कोई ट्रेंड भी हो जाए तो इनमें उतना काम नहीं मिलता था। और इसलिए हमने तय किया कि हम विश्व स्तरीय ITI, हमारे ITI को धीरे धीरे बनाएंगे। इसलिए गोविंदपुरई में ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है। और अगले साल यशोधरा जी उसको देख रही हैं, बिल्डिंग के निर्माण का काम जारी है। वो भी बीच में हमारी सरकार चली गई थी तो जरा धीमा हो गया था, लेकिन अब पीछे लगे और वो काम तेजी से, अभी 6000 बच्चे, बाद में 10,000 बच्चे ट्रेन करेंगे। और इस बात की गारंटी होगी कि वहां से निकलने के बाद प्लेसमेंट मिलेगा ही किसी भी आदमी। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो।
ब्रेक बाद नजर करते हैं आगे के ट्वीट पर। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं कहता हूं कि देश और गुजरात के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, तो दोनों पार्टियां मिलकर मुझे गालियां देती है। ये चाहते हैं कि आपके बच्चे अनपढ़ रहे ताकि इनका वोट बैंक बना रहे, और मुझे वोट बैंक नहीं, मुझे शिक्षित समृद्ध भारत चाहिए। मैं बताइए, अभी तक मैंने कोई राजनीति की बात करी? आपके बच्चों की, आपके बच्चों के भविष्य की बात करी मैंने, गुजरात के बच्चों के भविष्य की, देश के बच्चों के भविष्य की बात करी। मैं कौन सी गलत बात कर रहा हूं? और ये सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कल कोई नेता कह रहा था केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल झूठा है, केजरीवाल फलाना, ये सारे इकट्ठे हो गए मेरे खिलाफ। सारी पार्टियों वाले एक ही भाषा, कांग्रेस वाले भी, बीजेपी वाले सारे कह रहे हैं केजरीवाल फलाना है, केजरीवाल ढिमका है, केजरीवाल। मैं कह रहा हूं मैं आपके बच्चों के अच्छे स्कूल बना दूंगा। ये कहते हैं केजरीवाल ये है, ये लोग नहीं चाहते कि हमारे देश में अच्छी शिक्षा आए। इन्होंने 70 साल से यही राजनीति करी है, जनता को अनपढ़ रखो, जनता को गरीब रखो, ताकि वो इनका वोट बैंक बनी रहे। इसे खत्म करना है। मुझे वोट बैंक नहीं चाहिए, मुझे शिक्षित भारत चाहिए। मुझे वोट बैंक नहीं चाहिए, मुझे एक समृद्ध भारत चाहिए, शक्तिशाली भारत चाहिए। उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। ये सारे मेरे पीछे इकट्ठे, सारे हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हैं ये सारे, पर मुझे कोई परवाह नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज गुजरात में एक्स आर्मी मैन, फॉरेस्ट गार्ड, नेशनल हेल्थ मिशन, LRD वाले, VCE, किसान, खादी वर्दी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सारा गुजरात ही सड़कों पर है। मैं सभी को आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसे ही आपकी सरकार बनेगी, आपके सारे मुद्दे हल किए जाएंगे। आज गुजरात में एक्स आर्मी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी वीडियो देखा जिसमें खाकी वर्दी वाले खाकी वर्दी वालों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। फॉरेस्ट गार्ड प्रदर्शन कर रहे हैं, नेशनल हेल्थ मिशन के वर्कर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, LRD वेटिंग वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, VC प्रदर्शन कर रहे हैं, गांव-गांव से VC आए हुए हैं, टीचर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे सारा गुजरात सड़कों के ऊपर है। इन सभी साथियों से, इन सभी दोस्तों से, भाइयों बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनको आश्वासन देना चाहता हूं, आपके जितने भी मुद्दे हैं, जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हम आपके सारे मुद्दों का समाधान करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं: ज्ञान देना, कौशल देना और नागरिकता के संस्कार देना। ज्ञान हमें बताता है कि क्या करना है और कौशल हमें बताता है कि कैसे करना है। जिन बच्चों को काम या जॉब या खुद का उद्योग शुरू करना है, उसके लिए मैं ITI को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं। एक, ज्ञान देना, दूसरा कौशल देना, और तीसरा नागरिकता के संस्कार देना। ज्ञान हमें यह बताता है कि क्या करना है, और स्किल, कौशल हमें बताता है कि कैसे करना है। 3 चीजें मैंने कही: ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार। अब देखो, मुख्यमंत्री के नाते भी मैं सोचता हूं, तो मुझे लगता है जिनको विशेषज्ञता हासिल करनी है, जिन बच्चों को किसी विषय विशेष में मास्टर्स की डिग्री लेनी है, अब मास्टर्स की डिग्री नहीं, इसका मतलब है कि उस विषय में उन्हें विशेषज्ञता हासिल करनी है, तो उसके लिए तो उच्च शिक्षा बहुत बेहतर है। ठीक है, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि जिनको विशेषज्ञता प्राप्त करनी है विषय में, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करें, मास्टर्स करें। लेकिन जिनको ये लगता है कि हम पढ़ने लिखने के बाद, देखिए 12वीं तक नेसेसरी है, सबको पढ़ना ही है, उसके बाद अगर हाथों में कुशलता सीखनी है, काम धंधा करना है, जॉब करना है, अपना छोटा मोटा उद्योग अपना खुद का शुरू करना है, तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ मैं मानता हूं ITI। सचमुच मैंने ये बात मैं दिल से कह रहा हूं, अंतर आत्मा से कह रहा हूं, और नहीं तो दिशाहीन पढ़ाई का मतलब क्या है। और आज इसका ये कार्यक्रम इसलिए किया है कि कोई ये ना करे, ये ना कहे कि ITI कोई छोटी मोटी पढ़ाई है।
आईटीआई जरूरी है बच्चों के हाथ में स्किल देने के लिए, कौशल देने के लिए, और जिन हाथों में कौशल होगा वो बेरोजगार नहीं हो सकते, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। उनको जॉब मिलेगा और उसके माध्यम से अपने प्रदेश और अपने देश की प्रगति के भागीदार होंगे। कौशल दो तरह का होता है, एक होता लाइफ स्किल और एक होता वर्क स्किल। लाइफ स्किल मतलब जीवन कौशल, जैसे मेडिकल इमरजेंसी में प्राथमिक चिकित्सा करना। कई बार अपन सुनते हैं कि किसी बच्चे की तबीयत हवाई जहाज में खराब हो गई तो अगर किसी को आता है तो वो सांसें वापस लौटा लाता है। कहीं आग लग जाए उसे बुझाने में कैसे मदद करना, पेड़ या पहाड़ पर तेजी से कैसे चढ़ना, गाड़ी खराब हो जाए रास्ते में तो उसे कैसे ठीक करना, ये लाइफ स्किल के उदाहरण है। लेकिन दूसरा स्किल है वर्क स्किल। देखो कितने लोगों की जरूरत है। देखो अजीब परिस्थितियां हैं। एक तरफ हम कहते हैं बहुत बेरोजगार हैं लोग, और दूसरी तरफ हमें परेशानी होती है कि जिस तरह के काम करने वाले हमें चाहिए, स्किल्ड मैन पावर, वो मिल नहीं रहे हैं। वर्क कौशल, वर्क स्किल मतलब बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, फ्रिज, टीवी, कार, मोबाइल का रिपेयर करने वाले, नाई, अलग अलग तरह के और भी 17 चीजें हो सकती है। गुजरात के वडोदरा में पहली बार शिक्षा संवाद हो रहा है। शिक्षा संवाद ना हो इसके लिए इन्होंने एक एक करके 13 हॉल वालों को धमकाकर बुकिंग कैंसिल करवाई। अब गुजरात में अच्छे स्कूल भी बनेंगे और अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। रोक सको तो रोक लो। ये शर्म की बात है कि आज हमारे देश के बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाते हैं। कभी भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में दूसरे देशों के बच्चे पढ़ने आते थे। हमें फिर से ऐसा माहौल तैयार करना है जहां दूसरे देशों के बच्चे यहां पढ़ने आए। क्या अद्भुत नजारा है। अभी 2 महीने बाद गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों के साथ बैठ के चर्चा कर रही है कि हम स्कूल कैसे सुधारेंगे, शिक्षा कैसे सुधारेंगे। मैं समझता हूं कि भारत की आजाद भारत के 75 साल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि चुनाव के पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी आके जनता के साथ ये चर्चा करे कि स्कूल कैसे सुधारेंगे, बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे। अभी तो मौका एक दूसरे को गाली देने का। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली दे, कांग्रेस बीजेपी को गाली दे, बीजेपी आम आदमी पार्टी को। हम लोग इन सारी चीजों से अलग हैं। हमें राजनीति नहीं आती करनी। मैं बार बार ये बोलता हूं, गाली गलौज उनके जिम्मे, राजनीति उनके जिम्मे। मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, स्कूल बनवाने हैं तो मेरे से बना लो, मेरे को बुला लो। मैं आपके बच्चों को रोजगार दे सकता हूं, रोजगार चाहिए तो मुझे बुला लो। राजनीति चाहिए तो उन लोगों को बुला लो, गुंडागर्दी चाहिए तो उन लोगों को बुला लो। ये इस तरह का माहौल पहली बार देश में देखने को मिला है कि किसानों के साथ संवाद हो रहा है, टीचर्स के साथ संवाद हो रहा है, पेरेंट्स के साथ संवाद हो रहा है। पहली बार ऐसे हो रहा है। और गुजरात के अंदर शिक्षा पे बड़ौदा में ये पहला संवाद हो रहा है। लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस संवाद का जब हमने ऐलान किया कि हम शिक्षा पे संवाद करेंगे वडोदरा में, पिछले 4-5 दिन में 13 जगह हम लोगों ने बुकिंग करने की कोशिश की कि दिल्ली से केजरीवाल जी आ रहे हैं, हमारी टीम ने बुकिंग की, पेरेंट्स के, टीचर्स के साथ संवाद करेंगे। हमने एक जगह बुक की, इन्होंने उसके मालिक को फोन करके धमका दिया, खबरदार जो केजरीवाल जी के लिए बुकिंग दी। दूसरी जगह बुकिंग की, उसको भी खबरदार। 13 जगह कैंसिल की। 14वीं जगह मैं नवनीत काका को प्रणाम करता हूं बहुत बहुत।
भूपेश बघेल ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की परेशानी को समझा और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया। हमने ऐसे ही राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। हम गुजरात व हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। छत्तीसगढ़ में हमने कर्मचारियों की परेशानियां समझा और ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू किया। छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है और झारखंड में भी, जहां हमारे साझा सरकार है, वहां भी इसको लागू किया गया है। केंद्र सरकार अड़ंगा लगा रही है, लेकिन उसका रास्ता हमने निकाल लिया है। हिमाचल की जनता से हमने वादा किया है कि सरकार बनते 10 दिन के भीतर में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। उसी प्रकार गुजरात में हमारी सरकार बनती है तो वहां भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। आपने ट्वीट करते हुए कहा कि आपके बच्चों का भविष्य बनेगा, स्कूल बनेंगे अगर आप आई तो। इनको वोट दोगे, भ्रष्टाचार चलता रहेगा। हम आपकी तरह ही आम लोग हैं। अन्ना जी कहते थे अरविंद राजनीति कीचड़ है। मैं कहता था अन्ना जी इस कीचड़ में कूदकर खुद की झाड़ू से सफाई करनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी को लाओगे, आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। इनको वोट दोगे तो यही गुंडागर्दी चलती रहेगी, यही गंदी राजनीति चलती रहेगी, यही भ्रष्टाचार चलता रहेगा। हम लोग आम लोग हैं, आप ही की तरह हैं। 10 साल पहले तक इस देश में कोई नहीं जानता था कि केजरीवाल कौन है। एक आम सा आदमी, मैं भी आम जिंदगी जी रहा था। लेकिन चूंकि सब कुछ गड़बड़ था, हम अच्छे लोग नहीं आएंगे राजनीति में तो राजनीति कैसे ठीक होगी, इसीलिए हम आए थे। अन्ना जी कहते थे, मुझे याद है अन्ना जी कहते थे, केजरीवाल जी, अरविंद ये कीचड़ है राजनीति। मैंने कहा अन्ना जी कीचड़ में खुद ही उतरना पड़ेगा और खुद ही झाड़ू से इसकी सफाई करनी पड़ेगी। आप सब लोगों से निवेदन है, हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। ये लोग ईडी में, सीबीआई में रोज बुला बुला के तुम्हारा पैसा कहां है। हमारा पैसा नवनीत काका है। और जब तक नवनीत काका जैसे लोग इस देश के अंदर है, तब ईमानदारी को इस देश से कोई नहीं हटा सकता। दोस्तों, भारत माता की। सीबीआई और ईडी की रेड के दौरान दीपक पांडे ने कहा कि इनके पास सीबीआई और ईडी समेत सारी ताकत होने के बावजूद अगर ये जेल नहीं भेज पा रहे हैं तो एक ही वजह है कि इनके सभी आरोप झूठे हैं। फोटो दिखाने से कुछ नहीं होता। फोटो हम भी मोदी जी के कई लोगों के साथ दिखा देंगे। बीजेपी के पास सबूत है तो वो गिरफ्तार करके जेल भेजे। हम और आप सब देख पा रहे हैं भाजपा की बौखलाहट, क्योंकि गुजरात में भाजपा सुन रही है अपने हार की आहट। मतलब भारतीय जनता पार्टी जैसी निकम्मी पार्टी किसी काम की नहीं है भाई साहब। सारी एजेंसियां, सारी ताकत भारतीय जनता पार्टी के पास है। सीबीआई इनके पास है, ईडी इनके पास है, इनकम टैक्स इनके पास है, पुलिस इनके पास है, सब कुछ, सारी ताकत दुनिया की इनके पास है। और फिर भी करते क्या है ये? रोज के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के हमारा आपका वक्त बर्बाद करते हैं, नौटंकी करते हैं, टाइम पास करते हैं। हम बार बार लगातार कह रहे हैं, जो तुम्हारे दावे हैं, जो तुम्हारे सवाल है, जैसे मीडिया में है, सीबीआई ईडी के पास नहीं है, उनका जवाब हासिल करने के लिए, तुम्हारे दावों में सच्चाई है ये बताने के लिए कुछ करते क्यों नहीं हो? सारी एजेंसी तुम्हारे पास है तो अरेस्ट क्यों नहीं करते भाई? उल्टे पुल्टे नाम
बेसिर पैर की तस्वीरें, ये तस्वीर देखिए, वो तस्वीर देखिए, इसमें इसने इसका हाथ पकड़ा, उसमें इसने इसका पांव पकड़ा। ये सबूत होता है मजाक चल रहा है, यहां पे मजाक बना रखा है। अरे कुछ गड़बड़ है तो गिरफ्तार करो ना, अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? यहां वहां का फोटो का प्रिंट आउट लेके आते हो, कहते हो ये देखो जी यहां फोटो मिल गई इसलिए गुनहगार है, वहां फोटो मिल गई इसलिए गुनहगार। कोई फोटो लेके आ जाओगे, कोई रैंडम नंबर कोट कर दोगे। ट्विटर से मैं आज बस इतना ही, लेकिन विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्रपदम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।